ऑनलाइन वाले बच्चों अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। लाओ भाई, कहां तक हो गया इसके अंदर? हाँ भाई, लास्ट रन पे अपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केसेस चल रहे थे इसमें। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ये हमारी बातें हो गई थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली हम बात करेंगे यहां पर। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है और आपको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मल्टीप्लाई कर दें मास नंबर से? अब हमें बाइंडिंग एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें रिएक्शन की क्यू वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल का मतलब सारे प्रोडक्ट्स की फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, और इनिशियल का मतलब रिएक्टेंट्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी। इस पर एक क्वेश्चन में जाते जाते आपको करा गया था, फिर मैंने आपको मॉडल के कुछ क्वेश्चन टिक भी कराए थे। हो सकता है वो आपने कर लिए हो, ना भी क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको कंप्लीट करके फिर मैं करूंगा उसको, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन लिखो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन binding energy per nucleon of lithium and helium are binding energy per nucleon of lithium and helium are 5.6 mega electron volt and 7.07 mega electron volt. Five point six zero mega electron volt and 7.07 mega electron. Find Q value of the following reaction. Find Q value of the following reaction. ये रिएक्शन लिखी हुई है, लिथियम के ऊपर प्रोटॉन की फायरिंग हुई, दो अल्फा पार्टिकल्स बन गए। 17 की क्यू वैल्यू लाने के लिए हमें 17.36, चलो अभी देख लेते हैं। देखिए, प्रैक्टिस यूं रखा करो कि जहां रिएक्शन लिखी उसी के नीचे बाइंडिंग एनर्जी लिख लो। बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल मुझे बताइए, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है 5.6। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, और हाइड्रोजन में मास डिफेक्ट तो होता ही नहीं। अब हाइड्रोजन में मास डिफेक्ट तो होता ही नहीं है, तो बाइंडिंग एनर्जी होगी ही नहीं, तो ये तो जीरो है। जब इसमें मास डिफेक्ट नहीं है तो बाइंडिंग एनर्जी कहां से आएगी? ये हो गया 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब इधर की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल 2 इंटू 7.07 इंटू 4, 2 इंटू 28.28, क्या ये 56.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको रिएक्शन की क्यू वैल्यू चाहिए, तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी होगी 56.56 माइनस इनिशियल होगी 39.2 जी। सॉल्व करें, क्या 17.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रॉब्लम आगे पहले नीट में आई हुई है, समझ में आ गई ना बात। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है तो पहले उसको बाइंडिंग एनर्जी में बदलो बाय मल्टीप्लाइंग मास नंबर। अरे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी हो तो मास नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको किस में कन्वर्ट कर लो, बाइंडिंग एनर्जी। फिर उसके बाद वो फार्मूला लगा दो क्यू वैल्यू का, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल। ठीक है, चलो लिखो अगला क्वेश्चन। A nucleus of mass number 240. A nucleus of mass number 240 breaks into two different nucleus. Breaks into two different nucleus. Two different nucleus. Each of mass number 120. Each of mass number 120. If binding energy per nucleon of the new nucleus are 8.5 mega electron volt, 8.5 mega electron volt, and that of complete nucleus before breaking 7.6 mega electron volt. 7.6 mega electron volt. Find gain in binding energy of the reaction. Find gain in binding energy of the reaction. बिल्कुल, देखो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी की अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 240 और बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 7.6। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.6 इंटू 240, ये हो जाएगा ना। और फाइनल बाइंडिंग एनर्जी 8.5 इंटू 120 वो तो अगेन 240 है। दोनों न्यूक्लियस का नंबर ऑफ न्यूक्लियन बराबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बराबर है, तो इंटू 240 कर दो ना फिर से। तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन 240 कॉमन आ गया, 8.5 माइनस 7.6, तो 240 इंटू 0.9, पॉइंट हटके जीरो कट जाएगा, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये है क्या, ये 2021 नीट इस साल आए थे क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये बाइंडिंग एनर्जी पर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है जी,
ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इस साल का जो है, जो 3 तो फोटो इलेक्ट्रिफाइड मैटर वेव के बता दिए मैंने आपको, एक आपको रेडियो एक्टिविटी में बताया, तो 2 बता दिए रेडियो एक्टिविटी में, एक तो Z-1, Z-3, Z-2 सीक्वेंस बतानी थी कौन कौन से पार्टिकल, और एक जो है एक्टिविटी का था कि हाफ लाइफ 100 आवर्स है, तो 150 आवर्स में कितना एक्टिविटी बचेगा, वो था ना 1/2√2। ये 6 क्वेश्चन थे इस साल, ठीक है जी, समझ आ गई बात। ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन है, तो आपसे कह रहा हूं मैं आएंगे 5 से 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे इसलिए आप, ठीक है भाई। 6 क्वेश्चन तो 100% आने ही है आपके हर साल मॉडर्न में से, और ये सारे के सारे मजबूती से अपनी नंबर होने चाहिए। बताओ ना क्या मुश्किल है इसमें, अगर कंसेप्ट बताओ बोलो भाई। चलो क्वेश्चन लिखो अगला। Consider a fission reaction. Consider a fission reaction. लिखो, neon 20 carbon 12 2 helium. ठीक है, हो गया। लिखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ नियॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ नियॉन कार्बन एंड हीलियम आर, नियॉन कार्बन एंड हीलियम आर, नियॉन कार्बन एंड हीलियम आर 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। in this reaction लिखो, 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड, लिखते जाओ, 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड। नेक्स्ट लिखो, 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड। ना ये ऑप्शन है, इनमें से एक ढूंढना अपने। 11.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 11.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी has to be supplied, has to be supplied 4.2 mega electron volt energy has to be supplied, 4.2 mega electron volt energy has to be supplied। देखिए इसमें 2 ऑप्शन आपने देखे रिलीज के हैं, 2 ऑप्शन सप्लाइड के। तो मेरी बात सुनो, सारी न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती, समझ रहे हो बात, कुछ एंडोथर्मिक भी होती है, ठीक है जी। आपका काम तो सिर्फ इतना सा है, जैसे इसमें 2 ऑप्शन एनर्जी रिलीज के, 2 एनर्जी सप्लाइड के है ना, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, तुमको केवल क्यू वैल्यू निकालना है और इनकी कोई सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यू इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस, फार्मूला फिट कर दो, जो भी होगा सामने आ जाएगा। अगर प्लस में आ रहा है तो रिलीज, और माइनस में आ रहा है तो प्रोवाइडेड, सप्लाइड। ओके, करो चेक करो, बताओ मुझे। करो चेक करो, आपको सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, अपने आप पता चल जाएगा सप्लाइड है कि रिलीज है। तो बाइंडिंग एनर्जी फाइनल कितनी हो गई बताइए, कार्बन के लिए 7.68 इंटू 12 प्लस 2 हीलियम है 7.07 इंटू 4। इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8.03 इंटू
20। सॉल्व कर लो, ये कितना आया 92.16 प्लस ये कितना हो गया 56.56 माइनस ये कितना हो गया 160.6, ये आ रहा है। अब सॉल्व कर लो, कितना हो गया 6 और 6 12, 7 8 14, 148.72 माइनस 160.6 कितना है डिफरेंस -11.88, यही आ रहा है ना 88 आ रहा है, क्या आ रहा है यही आ रहा है ना। अब आपके पास आ गया नेगेटिव में, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव में हो जाए तो उसका मतलब है हैज टू बी सप्लाइड। याद रखना ये क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई ना इसका मतलब देनी है मैं उल्टा एनर्जी। ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही, ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, तो जबरदस्ती हम एनर्जी देके करवा रहे हैं रिएक्शन। तो अब आपका आंसर होगा 11.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। ये भी 2 साल पहले जेईई मेंस में आता है क्वेश्चन, ठीक है जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का था, कम से कम एक कंसेप्ट ये तो पता चल रहा है ना आपको कि जरूरी थोड़ी कि हमेशा रिलीज ही होगी एनर्जी। अरे हमेशा रिलीज होगी क्या, ध्यान रखो। आपका काम तो क्यू वैल्यू निकालने का है, अपने आप साइन बता देगा। अगर इस क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ गई रिलीज, नेगेटिव आ गई तो सप्लाई। एक क्वेश्चन लिखो, समझ में आ गई बात, क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा भी। अब मेरी बात सुनो, चलो ठीक है, आपने अंदाजा लगा लिया आपकी एंडोथर्मिक होगी, लेकिन वैल्यू क्या आएगी उसके लिए तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, खत्म बात। ठीक है भाई, ये बात। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of C12 and C13, C12 and C13 are C12 and C13 are 7.68 mega electron volt, 7.68 mega electron volt and 7.47 mega electron volt. ठीक है, find energy required, find energy required to bring out, find energy required to bring out one neutron from C13, one neutron from C13. C13 में से एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना है, बताओ एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है, क्या होगा ये, एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है हमें C13 में से। मैंने कल मना किया था ना, आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का इंटरप्रिटेशन यूं ना कर लें कि आपने एक न्यूक्लियन को ये एनर्जी दी तो वो बाहर आ जाएगा, ऐसी गलती मत करना। कल मैंने समझाया था, मैंने हीलियम का एक एग्जांपल देके आपको समझाया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको चारों न्यूक्लियन को 7777 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है। इसका मतलब तुम ये मत निकाल लेना कि तुमने 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियन को दे दी तो वो बाहर आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग थिंग। कल बताई थी ना मैंने बात, तो फिर कैसे करें इसको, रिएक्शन बना के क्यू वैल्यू निकालो, अपने आप आ जाएगा जो भी है, रिएक्शन बनाओ क्यू वैल्यू निकालो। आपका काम सिर्फ ये इन क्वेश्चंस में रिएक्शन बनाइए क्यू वैल्यू निकालिए।
ये C13 ये C12 में कन्वर्ट, एक न्यूट्रॉन आ गया। ओके, बस आप तो क्यू वैल्यू निकाल लो रिएक्शन की। हाँ भाई, बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल कितनी आएगी बताइए? 7.47 इंटू 13 हो गया ना ये, 97.11। अब बाइंडिंग एनर्जी फाइनल निकालिए, 7.68 इंटू 12, ये तो अभी जस्ट सॉल्व किया है मैंने, 92.16। न्यूट्रॉन में तो अकेला है तो पार्टिकल, उसमें क्या मास डिफेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब आप क्यू वैल्यू निकालिए, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी 92.16 माइनस 97.11 कितना आ रहा है? -4.95। ये नेगेटिव में तो आनी थी, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब उल्टा देनी है अपने, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। क्यू वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब ये एनर्जी प्रोवाइडेड है, देनी पड़ेगी उल्टा, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गए? कर लोगे इस तरह क्वेश्चन? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, some amount of hydrogen combines some amount of hydrogen combines to form helium. Mass defect in the reaction is 0.02866 U. 0.02866 U. Find energy released. Find energy released per U. U. Per U. पहले मुझे बताओ ये क्या चीज है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट है ना। मैंने आपसे पूछा है कि कुछ हाइड्रोजन मिलके हीलियम में कन्वर्ट हो गई, ये रही हीलियम। बताओ कितने न्यूक्लियॉन्स का पार्टिसिपेशन है? 4। 4 न्यूक्लियॉन्स का पार्टिसिपेशन है। हीलियम का मास नंबर 4 है। तो इस मास डिफेक्ट में इन 4 न्यूक्लियॉन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब टोटल एनर्जी कितनी निकली, क्या उसको कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी? 0.02866 इंटू 931। ओके, अब ये तो निकली है टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी के अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स का पार्टिसिपेशन है। तो बताओ एक न्यूक्लियॉन के लिए रिलीज्ड एनर्जी निकालूंगा तो क्या 4 से डिवाइड कर दूंगा इसमें? तो एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो गई नहीं। 0.02866 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 4, 0.00716। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6.67 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी रिलीज होगी पर यू।
आ गया समझ में? अरे समझ में आ गया कि? हाँ जी, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की। तो आपको वैरायटी समझ में आ गई ना, कहां पे क्या करना है भाई। अगर रिएक्शन दी हो और आपसे पूछे एनर्जी रिलीज, तो सीधे फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल। अगर ये पॉजिटिव आती है तो रिलीज है, नेगेटिव आती है तो हैज टू बी सप्लाई। अगर आपको क्वेश्चन में मास डिफेक्ट दे रखा हो और बाइंडिंग एनर्जी पूछे या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछे, निकल जाएगा। और अगर किसी न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन निकालना हो तो भी हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अरे है या नहीं है ये? तो ये हमारे इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स थे जो कि यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप घर बैठ के इनकी बढ़िया प्रैक्टिस करो, देख सकते हो आप हर 1-2 साल में क्वेश्चन बन ही जाता है इसमें नीट में। ठीक है, सुनो अभी तक हमें मालूम पड़ चुका है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो केवल और केवल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से चेक की जाती है। देखो इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी से अगर चेक करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट गलत आ जाते हैं। मतलब कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है जबकि वो लेस स्टेबल होती है। उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो लेस स्टेबल होती है। जबकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक ऐसी टर्म है जो एग्जैक्टली एक्यूरेटली बताएगी आपको, अगर ज्यादा है तो स्टेबल है, कम है तो अनस्टेबल नहीं, लेस स्टेबल। ये अनस्टेबिलिटी की बात नहीं चल रही है, हम बात कर रहे हैं मोर स्टेबल लेस स्टेबल, इससे ज्यादा बात नहीं कर रहे। मोर स्टेबल लेस स्टेबल। अनस्टेबिलिटी तो रेडियो एक्टिविटी होती है, वो अलग चीज है। हम यह क्या चेक कर रहे हैं, किसी न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए पर न्यूक्लियन किसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही। हमारा जो बेसिस है वो क्या है, अब क्या है, किसी न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए पर न्यूक्लियन एनर्जी किसमें ज्यादा देनी पड़ रही है। और अनस्टेबिलिटी अलग चीज है, वो तो रेडियो एक्टिविटी। तो हमें मालूम पड़ चुका है कि केवल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ही ये मालूम किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, जितने भी न्यूक्लियस अवेलेबल हैं, जितने भी, उन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड आउट, उन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड आउट, और फिर उनके बीच में ग्राफ प्लॉट की। तो उससे हमें अंदाजा लग गया कि कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। देखो इधर ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक्स एक्सिस पर मास नंबर है यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और वाई एक्सिस पर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हाँ भाई, ये ग्राफ कौन से न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन से, तो फिर ड्यूटेरियम किससे, आपको याद है कल न्यूमेरिकल में मैंने इसका दिया था 1.1, फिर हीलियम 7, लिथियम 5.6, ऐसे घटता बढ़ता जाता है। देखो ये ड्यूटेरियम से स्टार्ट हुआ, 1.1 से सीधा पहुंचा 7, फिर 5.6, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ बन के आता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती, फिर नियरली कांस्टेंट रहती, फिर वापस डिक्रीज होने लगती। डिक्रीज हो रही है ना, अरे हो रही है कि नहीं हो रही है? इनिशियली with increase in mass number binding energy per nucleon increases, then becomes nearly constant, and after that again decreases. एक बार नीट में आया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद इंक्रीज इन मास नंबर में इंक्रीज में डिक्रीज। ओके, ये तो आंसर, जबकि ऑप्शन दूसरे ये भी थे, ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट। छोड़ रहे बात को, तो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 30 से 170 के बीच में हो, 30 से 170, ऐसे तमाम न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 30 से 170 के बीच में होता है, ये दुनिया के सबसे स्टेबल न्यूक्लियस। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाईएस्ट होती है।
ये है इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई, इनको नाम दे रखा है अपन ने इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई। दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। ये दुनिया के सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है। स्टेबल, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ऑर्डर होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? इन तमाम न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेक करोगे तो ये नियरली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। कितनी आएगी? among which mass number 56 have highest 8.75 mega electron volt. It is highest and it is for iron. आयरन न्यूक्लियस दुनिया का सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाईएस्ट होती है। ठीक है, समझ गए बात को? ये स्टेबल है। ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियर विच आर हैविंग मास नंबर मोर देन 170, मास नंबर मोर देन 170, ये न्यूक्लियस लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि कम हो गई ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, लेस स्टेबल। अब ये स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब इनका मास नंबर 30 से 170 के बीच में आएगा। अब वो कैसे आए? देखो, जैसे भी एक एग्जांपल लूं, 240 मास नंबर, 240 मास नंबर 240। मान लो इसने अल्फा छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? आया क्या उस रेंज में? फार अवे है, फार अवे। ये तो ऐसे तो नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ सकता। तो फिर कैसे आए? एक ही तरीका है कि ये स्प्लिट हो जाए 120 120। बताइए अब इंटरमीडिएट रेंज आगे कि नहीं? इसको कहते हैं फ्यूजन। न्यूक्लियस का दो अलग अलग न्यूक्लियाई में ब्रेक होना, फ्यूजन। सो दीज न्यूक्लियाई हैव टेंडेंसी ऑफ फ्यूजन, टेंडेंसी ऑफ हैवी न्यूक्लियाई टेंडेंसी ऑफ फ्यूजन रखते हैं। ये टूटकर इस रेंज में आने की कोशिश करते। ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियर हैविंग मास नंबर लेस देन 30 आर आल्सो लेस स्टेबल। अब ये स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। कैसे आएंगे? तो दीज न्यूक्लियर हैव टेंडेंसी ऑफ फ्यूजन। हाँ भाई, इनको कहते हैं लाइट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इनको? इनको कहते हैं हैवी न्यूक्लियाई। इनको क्या बोलते हैं? हाँ भाई, दुनिया के तमाम न्यूक्लियर को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? कौन कौन सी? लाइट, इंटरमीडिएट, हैवी। लाइट सबसे स्टेबल कौन से होते हैं? लाइट, हैवी, हैवी भी लेस स्टेबल, लाइट भी लेस स्टेबल, और इंटरमीडिएट मोर स्टेबल। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? आयरन। कितना होता है? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बात? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या स्टेबिलिटी के बेसिस पर हमने जब तमाम न्यूक्लियाई को कैटेगरीज में डिवाइड किया तो ये तीन कैटेगरी नजर आई, लाइट, इंटरमीडिएट, हैवी। लाइट लेस स्टेबल है, हैवी भी लेस स्टेबल, इंटरमीडिएट मोर स्टेबल। हैवी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए फ्यूजन रखने की टेंडेंसी करते हैं और लाइट न्यूक्लियाई फ्यूजन। तो इससे एक बात और निकल के आ रही है, जिसकी जो इच्छा हो अगर वो होने दी जाए तो ही एनर्जी एक्सोथर्मिक हो, मतलब जो रिएक्शन है वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक। तो यहां पर दिमाग में एक पिक्चर बना लेना, हैवी का इंटरमीडिएट में फिजन क्या ही एक्सोथर्मिक होता है। हैवी का इंटरमीडिएट में फिजन ही, लाइट का इंटरमीडिएट में फ्यूजन ही एक्सोथर्मिक होता है। लाइट का इंटरमीडिएट में फ्यूजन ही एक्सोथर्मिक होता है। अब एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। लाइट का इंटरमीडिएट में फ्यूजन, हैवी का इंटरमीडिएट में फ्यूजन ही एक्सोथर्मिक होता है। इंटरमीडिएट की ना तो फ्यूजन की टेंडेंसी ना फ्यूजन की टेंडेंसी। अगर तुम्हें कराना है फ्यूजन या फ्यूजन तो उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो स्टेबल न्यूक्लियर है उनको अगर फ्यूजन या फ्यूजन कराना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जबकि हैवी का इंटरमीडिएट में फ्यूजन, लाइट का इंटरमीडिएट में फ्यूजन, ये ऑटोमेटिक अपने आप होंगी।
सुन रहे हो? और इसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? दूसरी बात, दूसरी बात ये है, यहां पर दूसरी बात जो हमारे सामने जो निकल के आ रही है वो ये है कि जो हमारे लाइट न्यूक्लियाई हैं, या जो मैं आपसे एक बात कह रहा था उसी को रिपीट कर रहा हूं। देखो, हम यहां बात कर रहे हैं कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल। यानी किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी किसमें ज्यादा देनी है किसमें कम देनी है। बात रेडियो एक्टिविटी की नहीं हो रही, अनस्टेबिलिटी अलग चीज। अनस्टेबल एलिमेंट तो आपको तीनों ही कैटेगरी में मिल जाएंगे। बताइए, यूरेनियम अनस्टेबल नहीं होता क्या? कोबाल्ट 60 अनस्टेबल नहीं होता क्या? ट्रीटियम अनस्टेबल नहीं होता क्या? अनस्टेबिलिटी अलग चीज है, रेडियो एक्टिविटी अलग चीज है। ये बात चल रही है मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। समझ आ गई बात? तो ये ग्राफ प्लॉट करो, फिर ये जो इन्होंने पॉइंट बोला है वो लिखना है आपको लास्ट में। बन गया? लिखो लाइन नीचे एरो मार्क करके। लिखो, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई इनटू इंटरमीडिएट,
fusion of light nuclei into intermediate and fission of heavy nuclei and fission of heavy nuclei into intermediate and fission of heavy nuclei into intermediate are exothermic reactions. Are exothermic reaction. समझ गए ना बात? और इंटरमीडिएट में फिजन फ्यूजन की कोई इच्छा नहीं होती इनकी. अगर आपको कराना है तो उल्टा एनर्जी देनी पड़ जाएगी. ठीक है ना? लिखो. Which of the following nucleus? Which of the following reaction? You लिखो nucleus नहीं. Which of the following reaction is energetically possible? Means which of the following reaction energetically possible means energy released. Means energy released. अभी आपको मैंने जो बातें बताई वो सुनी तो थी ना तुमने ढंग से? हाँ बताओ. पहली रिएक्शन देखो. क्या इंटरमीडिएट टूट के लाइट में कन्वर्ट हो रहा है? हो तो सकता है लेकिन एनर्जी देनी पड़ेगी. तो गलत हो गया ना. एनर्जेटिकली पॉसिबल. इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी. अब सेकंड रिएक्शन देखो. क्या लाइट मिलकर इंटरमीडिएट बना रहे हैं? इसमें एनर्जी रिलीज होगी. इंटरमीडिएट फ्यूज हो रहे हैं. संभव ही नहीं कि एनर्जी रिलीज हो जाए. क्या हैवी इंटरमीडिएट में टूट रहा है? ये जेई मेंस में आया था बहुत पहले एक बार. ये जेई मेंस का क्वेश्चन है. देखिए जो मैंने स्टेटमेंट दिया उससे फटाफट निकलेगा ना इसका आंसर. ये ध्यान रखना. लाइट का इंटरमीडिएट में फ्यूजन और हैवी का इंटरमीडिएट में फिजन ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती, यानी एनर्जी रिलीज होती है. हो गया. लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन
Which of the following reaction will release energy? Will release energy. देखिए यहां भी अपन उस अंदाजे से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि जब मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन हो तो आप बाइंडिंग एनर्जीज को कंपेयर करके करना। मतलब केवल वही रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है जिसमें क्यू वैल्यू पॉजिटिव हो, और क्यू वैल्यू तभी पॉजिटिव होती है जब फाइनल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो। तो बस आप इन रिएक्शंस में देखो कि किसके अंदर फाइनल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। जिसमें फाइनल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। आपके सामने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और उसी के करस्पॉन्डिंग मास नंबर दे रखा है, तो आप चाहे तो बाइंडिंग एनर्जी फटाफट निकाल के देख सकते हैं। ठीक है ना? देखो पहली रिएक्शन, बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल। ठीक है, बताओ कौन है? वाई। वाई का मास नंबर कितना है? 60। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5। 8.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया ये? 510। 510 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फाइनल देखो, 2 इंटू जेड, 5 3 15 150। क्या ये 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? बताइए, क्या इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है? अगर फाइनल कम है तो क्यू वैल्यू नेगेटिव, तो इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। अरे ये बात दूसरी रिएक्शन देखो, एक्स 90 8 720 हो गए। बोलो। अरे ये ना 90 इंटू 7, 90 इंटू 8, 9 8 जो 72 हो गए ना 700। अब फाइनल लिया वाई 510 प्लस जेड 150। क्या है 660? क्या फाइनल भी कम रह गई? तो ये भी नेगेटिव। अब इसमें आओ, डब्ल्यू 7.5 इंटू 120 900। क्या ये 900 है? अब आओ एक्स प्लस जेड, एक्स 720, जेड 150, 870। क्या अब भी कम है? ये भी एक्सोथर्मिक नहीं है। अब लास्ट में आओ, डब्ल्यू 900, अभी निकाल ही लेते ना। 2y इंटू 510 1020, ये सही है। क्या फाइनल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गए? अब तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया बताओ। वैसे भी देखो आप, हैवी इंटरमीडिएट में टूट रहा है अंदाजे से, है ना भाई? हैवी इंटरमीडिएट में टूटा है ना ये, हैवी इंटरमीडिएट में टूटा है, तो एक्सोथर्मिक होनी थी। मैच कर रहा है ना अपना स्टेटमेंट। अब देखो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत था कि इंटरमीडिएट लाइट में टूटेगा, गलत हो गया ना। दूसरा, एक्स वाई और जेड, एक इंटरमीडिएट एक लाइट, ये भी संभव नहीं, दोनों इंटरमीडिएट होने चाहिए। समझ रहे हो बात? ऐसे पर मेरा तो आपसे कहना है कि जब ये मास नंबर और दे रखे ना बाइंडिंग एनर्जी भरने के लिए, तो चेक करना ही बेहतर होगा। कम से कम कंफर्मेशन तो हो जाएगा। हाँ जी, इन रिएक्शंस को हमने क्या चेक किया, क्या चेक किया इनमें? क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू जहां नेगेटिव होगी नहीं होगा, क्यू वैल्यू जहां पॉजिटिव होगा वो होगा। और क्यू वैल्यू पॉजिटिव तभी होती है जब फाइनल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो। हाँ भैया, ये ग्राफिकल क्वेश्चंस भी हो जाएंगे तुम लोगों से, कर लोगे ना?
ये भी आपके बहुत पुराना क्वेश्चन है, 15-20 साल पुराना क्वेश्चन है नीट का। आजकल पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं घूम घूम के। ठीक है जी, ठीक है जी। ये लो, यहां पर हमारा न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता। न्यूक्लियस का एक पार्ट कंप्लीट हो गया भैया, जिसके अंदर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें की हमने। ओके, अब इसके बाद वापस हम न्यूक्लियर फिनोमेना की बात करेंगे अगेन। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे आप, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजन, बेटा दो। हाँ जी, न्यूक्लियर फिजन डाल दिया नाम आपने। देखो सुनिए इधर ध्यान से, न्यूक्लियर फिजन क्या है। देखिए, दो साइंटिस्ट थे, ऑटो हान एंड स्ट्रॉशमैन। ऑटो हान एंड स्ट्रॉशमैन, ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट कर रहे थे। आपको याद है एक दिन मैंने बताया था न्यूक्लियर रिएक्शन कि हम एक टारगेट एलिमेंट रखते हैं और उसके ऊपर प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन की फायरिंग करते, साइक्लोट्रॉन में घुमा घुमा के फायरिंग करते हैं, धार 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 धार, समझ बात को? तो इन पार्टिकल्स की फायरिंग की जाती है स्टेबल पार्टिकल्स, और वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट होते, एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट होते। बताया था ना एक दिन आपको, ट्रांसम्यूटेशन। ये तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट कर रहे थे। इन्होंने क्या करा, यूरेनियम का एक आइसोटोप रख दिया, यूरेनियम का एक आइसोटोप सामने रख दिया एज ए टारगेट, और वो आइसोटोप था यूरेनियम 235। यूरेनियम 235, इसके ऊपर इन्होंने एक स्लो न्यूट्रॉन फायर कर दिया। स्लो न्यूट्रॉन मतलब बहुत कम एनर्जी का न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन मतलब कम एनर्जी का, स्लो भी बोल सकते हो, थर्मल न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो। इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, लगभग 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन। इनकी एनर्जी बेहद कम होती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मामूली सा। भाई अभी जैसे रूम टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, अरे अभी इस क्लास का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इस 27 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग केल्विन में टेम्परेचर हुआ 300। अब ये वैल्यू उठा के आप लिखोगे 3/2 kT में, तो ये रिजल्ट आता। इसको कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, जो कि मीडियम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम। बस मामूली सा एनर्जेटिक न्यूट्रॉन फायर कर दिया। जैसे इन्होंने इसको फायर किया, ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया, एकदम से टूट गया, टू डिफरेंट न्यूक्लियाई में ऑफ इंटरमीडिएट साइज। यानी जो नए न्यूक्लियस आ रहे हैं उनका मास नंबर 30 से 170 के बीच में, और यहां निकल के आ रहे हैं न्यूट्रॉन्स। क्या निकल रहे हैं? फिर इन्होंने एनर्जी कैलकुलेट करी, सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाली। उसको देखकर दंग रह गए कि टोटल जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो हो रही थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक छोटे से एटम में इतनी एनर्जी, और यहीं से हमारे पास एनर्जी का नया सोर्स आ गया, और उस सोर्स को बोला गया न्यूक्लियर एनर्जी। क्या? अब तक हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस थे, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, जिसको कहते हैं हम फॉसिल ऑयल, सनलाइट, यही हमारे एनर्जी सोर्सेस थे। लेकिन अब
हमारे पास एनर्जी का एक नया सोर्स आ गया था और इसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या? इस एनर्जी की खासियत यह है कि न तो इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और न ही ये एग्जॉस्ट करता है। जैसे अपने जो इंजन होते हैं, मान लो बाइक के इंजन की बात करें, इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं ना, ये इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है कार्ब्यूरेटर, वो पेट्रोल के साथ एयर को मिक्स करता है। जब तक एयर नहीं आएगी वो जलेगा ही नहीं, फिर उसको इग्नाइट कर देते हैं। जलने के बाद जो गैसेस बचती हैं जली हुई, वो एग्जॉस्ट से बाहर निकलती। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज बंद हो जाए, एयर सोर्स बंद हो जाए या एग्जॉस्ट बंद हो जाए, तो इंजन ही बंद हो जाएगा। समझ रहे हो बात? अब बात करते हैं इस एनर्जी की। ना तो इसको एयर चाहिए, ना ये कोई धुआं छोड़ता है। छोड़ रहे बात को? इसीलिए इसी न्यूक्लियर एनर्जी की बदौलत सबमरीन्स 6 मंथ्स तक पानी के अंदर चलती रहती, सरफेस पे नहीं आती, अंदर ही अंदर चलती रहती, पानी के अंदर अंदर। ये इसी का कमाल है, ना इसको ऑक्सीजन चाहिए, ना ये एग्जॉस्ट करता है। समझ गए बात? दूसरी बात, ये एनर्जी बहुत ह्यूज अमाउंट की है, इनएमरस एनर्जी है। ठीक है। तीसरी बात, देखो हमारे पास दुनिया भर के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, दुनिया भर के बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन फिशनेबल सिर्फ कुछ ही है, जिसमें से एक तो है ये U-235 और एक है प्लूटोनियम जो मिलता ही नहीं। देयर आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स विच आर फिजाइल। सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट फिजाइल नहीं होते। ठीक है भाई? ये और इसकी भी खासियत ये है कि इस पर स्लो न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट करोगे तो ही फिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको मैं एक रिएक्शन में दिखा रहा हूं। यूरेनियम 235 था, इस पर एक स्लो न्यूट्रॉन का प्रोजेक्शन हुआ जिसकी एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली। ये यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हुआ, अबे टूट गया। मान लीजिए मैं कहता हूं ये टूट गया बेरियम और क्रिप्टॉन में। मैं कहता हूं बेरियम का मास नंबर है 141, 56, 90, 92 प्लस 92 लिख दो। अच्छा ये 36, 3 न्यूट्रॉन्स और प्लस एनर्जी। आप सुनो ध्यान से, मैंने ये रिएक्शन लिख तो दी है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि बेरियम क्रिप्टॉन ही आए। देखिए यहां न्यूक्लियस की जो स्प्लिटिंग होती है वो रैंडम होती है, जिसके साथ जितने प्रोटॉन जाने थे चले गए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बेरियम क्रिप्टॉन आए, लेकिन ये जरूरी है कि जो भी दो नए न्यूक्लियस बन के आ रहे हैं उनके टोटल प्रोटॉन्स का नंबर 92 ही होगा। जैसे आप इन दोनों को ऐड करें 92 और 36, सॉरी 56 एंड 36, 92 ही आएगा। ऐसे आप एंटीमनी नायोबियम उनका एटॉमिक नंबर ऐड करिए 92 ही आएगा। स्ट्रांशियम जीनान उसका भी 92 ही आएगा। यहां पर बहुत सारे एलिमेंट बनते हैं, पर यह जरूरी है कि उनका एटॉमिक नंबर 92 ही आना चाहिए टोटल। नेट चार्ज 92 ही रहेगा न्यूक्लियस का। दूसरी बात देखिए, अभी जैसे मैं कह रहा था कि मैंने 141 लिख दिया, फिर एक बच्चा बोला कि नहीं सर 144। मैंने कहा लिख दिया खत्म बात। इसमें कोई जरूरी नहीं कि 144 ही है भाई। पहली बात तो है कि जरूरी नहीं बेरियम क्रिप्टॉन है। दूसरा ये जरूरी नहीं कि इनके मास नंबर यही है, पर यह जरूरी है कि टोटल मास नंबर 236 ही आएगा। यह जरूरी है। यहां कोई कंपल्शन नहीं है कि बेरियम का मास नंबर 141 ही आएगा। 143 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 144 भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली इनके मास नंबर भी बदल जाते हैं। अगर बेरियम के नंबर और न्यूक्लियन बढ़ेंगे तो क्रिप्टॉन के कम हो जाएंगे। और यह भी जरूरी नहीं है कि 3 ही न्यूट्रॉन आएंगे, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ये तो रैंडम होता है। देखो यूरेनियम 235 एक हैवी लिक्विड ड्रॉप की तरह बिहेव करता है। अब इस पर आपने एक न्यूट्रॉन की फायरिंग कर दी। न्यूट्रॉन की फायरिंग करते ही इसमें वायलेंट ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाते, वायलेंट। और इन ऑसिलेशंस का फायदा उठाते हैं प्रोटॉन।
और ये एक दूसरे से दूर दूर हटने लगते हैं, तो ऐसे नेकिंग प्रोड्यूस होने लग जाती है, और अल्टीमेटली ये नेक 2 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। अब जैसे मैंने लिख रखा है रिएक्शन में, तो ये बैरियम और ये क्रिप्टॉन, तो यहां कोई गिन गिन के थोड़ी भेजे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की काउंटिंग करके थोड़ी भेजा है, ये तो रैंडमली टूटे। तो किसी के साथ भी कितने भी प्रोटॉन जा सकते हैं, प्रोटॉन का नंबर अगर बदल गया तो एलिमेंट भी बदल गया। लेकिन इतना जरूरी है कि दोनों का टोटल प्रोटॉन्स का नंबर 92 ही आएगा। न्यूट्रॉन का नंबर भी कोई फिक्स नहीं है कि 3 ही आएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये रैंडमली स्प्लिटिंग होती है, तो कुछ भी हो सकता है, पर यह जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 236 ही रहेंगे, नेट चार्ज 92 ही रहे, कोई भी एलिमेंट आओ कुछ भी आओ। अरे ठीक है, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की खासियत है कि प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट से कम आता है। अगर मास कम हुआ तो बाइंडिंग एनर्जी, अबे बोलो ना, कल सिखाई नहीं देगा सारी चीजें। मास का लॉस होता है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, तो यहां फाइनल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मास का लॉस होता है और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। यहां पर नियरली 0.1% मास का लॉस होता है। जैसे मान लो 1000 ग्राम का फिजन कराया, 1000 ग्राम का फिजन कराया, ठीक है भाई, तो आपको 999 ग्राम एज ए बेरियम, क्रिप्टॉन एंड न्यूट्रॉन वापस मिल जाए, ये वापस आ जाएगा आपको। इसको कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट। तो आपके पास रिमेनिंग जो है 999 ग्राम एज ए न्यूक्लियर वेस्ट वापस मिल जाएगा, लेकिन आपको 1 ग्राम नहीं मिलेगा। कहां गया वो एनर्जी में चला गया। ठीक है, बताइए यहां पर जो एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किस फॉर्मेट में अपीयर होती है? हर न्यूक्लियर रिएक्शन की कहानी है कि यहां पर जो रिलीज एनर्जी है किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ। अब वो प्रोडक्ट जाकर टकराते हैं ऑब्स्टिकल से और अपनी एनर्जी को बदल देते हैं हीट में, वो बात की बात है, लेकिन पहले किस में निकलती है? काइनेटिक एनर्जी। ये जो फिजन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, बेरियम, क्रिप्टॉन, भले हो ये इंटरमीडिएट साइज के, हाईली अनस्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव। क्या ये बीटा डीके से डीके होते, ये बीटा एमिटर होते। अब इनका मास नंबर तो कोबाल्ट 60 से भी ज्यादा है, तो इनकी एनर्जी स्टेट कोबाल्ट 60 से भी ज्यादा है। तो ये कोबाल्ट 60 से जो निकलने वाला गामा है ना, जिससे कार्सिजेनिक सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उससे भी कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक गामा निकालते हैं ये बेरियम, क्रिप्टॉन। ये बहुत खतरनाक रेडिएशन छोड़ते हैं, इसीलिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक बार कहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया तो देखिए इंस्टेंटली जो लॉस होना है वो तो होगा, लेकिन ये बेरियम, क्रिप्टॉन पूरी नेचर में फैल जाते हैं, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते, डिपॉजिट हो जाते और डीके होते रहते। बीटा गामा, बीटा गामा, वो जो गामा रेडिएशन आता है वो सेल्स को खत्म करता है, कार्सिजेनिक इफेक्ट्स बनाता है। इसमें इतनी एनर्जी होती है कि डीएनए को तोड़ देता है, डीएनए स्ट्रक्चर को बदल देता है। म्यूटेशन, क्या बोलते हैं उसको? म्यूटेशन, यानी नई जनरेशंस एबनॉर्मल हो जाती है। ये देखा गया है हिरोशिमा नागासाकी। समझ आ गई बात? देखिए हिरोशिमा नागासाकी में ऑन द स्पॉट तो 60 या 70,000 पीपल्स की डेथ हुई थी, लेकिन अगले 3-4 साल तक इतने लोग मरे थे जिसको वो हद नहीं। जो ऑन द स्पॉट मरे थे उससे कई ज्यादा लोग जो है तड़प तड़प के मरे अगले 2-3 सालों के। समझ आ गई बात? ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इसलिए हर देश इसको चलाने से डरता है, क्योंकि देखिए इंस्टेंटली तो मास डिस्ट्रक्शन करता ही है, लेकिन वो पूरी नेचर को तबाह कर देता है, पूरी नेचर खत्म हो जाती है। मान लो पानी में घुल गया, इसमें निकलता है स्ट्रांशियम, पानी में घुल गया, पानी से आ गया वो प्लांट में, प्लांट को काऊ ने खा लिया,
काऊ के मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। मिल्क माने प्रोटीन, प्रोटीन जाके डिपॉजिट होता है बोन मैरो में, वहां पर ये भी पहुंच जाता है स्ट्रांचियम। ये फिर चालू करता है डीके, बीटा गामा बीटा गामा। गामा रेडिएशन बोन मैरो को डैमेज करता रहता है। अब वो बताओ आरबीसी बन पाएंगी उसकी बॉडी में? अब बिना आरबीसी का कैसे जिएगा वो? छोड़ रहे ना बात। ये डिसएडवांटेज इसका बहुत बड़ा वाला। आगे बात समझ में? तो स्टार्ट करो। सबसे पहले लिखो हेडिंग न्यूक्लियर फिजन। लिख दिया तुमने? लिखो। सबसे पहले तो इन दोनों के नाम लिख लो, ऑटो हान एंड स्ट्राशमैन। इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, ऑटो हान एंड स्ट्राशमैन। ऑटो हान, स्ट्राशमैन। अब आगे लिखो, when slow neutron when slow neutron is projected when slow neutron is projected on U-235, U-235, then it splits into nuclei of intermediate size, and large amount of energy is released. Large amount of energy is released. ओके okay? अब एज इट इज लिख लो जो लिखा है। इसको कहते हैं हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये रिएक्शंस लिख लो यूं क्यों, ये डायग्राम में बना लेना लिक्विड ड्रॉप मॉडल का। फिर अभी जो मैंने बातें बताई हैं मैं लिखा दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। हो गया? लिखो
सीधे लिख दो 0.1% मास इज लॉस्ट। 0.1% मास इज लॉस्ट, लिख दिया। नेक्स्ट लाइन लिखो, मैक्सिमम पार्ट ऑफ रिलीज एनर्जी maximum part of released energy appears maximum part of released energy appears in form of kinetic energy of products, kinetic energy of products। नेक्स्ट लिखो, fission products are highly radioactive, fission products are highly radioactive, they decays through successive beta emission, सक्सेसिव बीटा एमिशन। ठीक है जी, ठीक है। अब कुछ और बातें बता के फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो एक चीज देखो इधर, एक इनमें ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप पहचान लेना, वो बता रहा हूं मैं आपको। एक लैंग्वेज ये एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम। देखिए इस क्वेश्चन में ना फ्यूजन बोला गया है, 1 ग्राम यूरेनियम का क्या करना है, फ्यूजन। देखो फ्यूजन के अंदर है ना सारा मास एनर्जी में नहीं बदलता कभी भी, अभी बताया था ना। हाँ 0.1% मास का लॉस होता है। अब आपको 1 ग्राम दे दिया, अब आपसे कह रहे हैं फ्यूजन करा दो और बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो याद रखना जब आपसे क्वेश्चन कहे कि फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो mc² मत लगा देना, यहां ये गलती से लगा देते हैं, ये ध्यान रखना। तो कैसे करना है, आपको 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम देखने मोल कॉन्सेप्ट से, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो। हाँ बताओ 1 ग्राम 235 एवोगैड्रो। ओके, अब बताओ फ्यूजन में, एक फ्यूजन में कितनी एनर्जी निकलती, 200, तो 1 ग्राम से इतनी है, ऐसे करना है इनको। अरे जब क्वेश्चन कहना है 1 ग्राम के फ्यूजन में कितनी एनर्जी निकल रही है, तो आप पहले याद रखना 1 ग्राम के फ्यूजन का मतलब है कि सारा एनर्जी में नहीं बदलेगा। आप दिमाग में रखना एक एटम से एनर्जी निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम निकालो, निकल गए। अब इनको 200 से मल्टीप्लाई, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। 1200 डिवाइडेड बाय 235 इंटू 10 की पावर 29, 23 और 6 29 हो गया ना, ये लगभग 5 हो गया। अगर जूल में पूछे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर, तो 1 ग्राम फ्यूजन में जो एनर्जी निकलती है, पहले आप 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम लाओगे, फिर 200 से मल्टीप्लाई। दूसरा क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 2 मोल U235, 2 मोल। अब 1 मोल में कितने एटम, एवोगैड्रो, तो 2 मोल में कितने एटम, 2 इंटू एवोगैड्रो। अब ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए, एक एटम कितनी एनर्जी दे रहा है, 200। समझ आ रही है मेरी बात, ऐसे पहचान के करना क्वेश्चंस को, बहुत आते हैं ऐसे। कितना हो गई, 2.4 इंटू 10 की पावर 29 और 3 32, सही है।
एक यूं आएगा, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम U-235 completely converts into energy. अब बताओ, यहां भी 1 ग्राम है यूरेनियम, वहां भी 1 ग्राम है, दोनों का अंतर दिख रहा है आपको? यहां तो 1 ग्राम का फ्यूजन होना है, यानी यहां सारा मास एनर्जी में नहीं बदलेगा, जबकि यहां कह रहा है 1 ग्राम कंप्लीटली एनर्जी में करो, तो यहां लगेगी E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर में जो m होता है ना, वो मास होता है जो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, 10⁻³ C स्क्वायर 9 इंटू 10⁻60 या 9 इंटू 10⁻13 जूल। लिखो इन तीनों को, इनकी लैंग्वेज को पहचान लेना, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। हो गया? हाँ जी, नोट कर लिया आपने? देखो, ये यूरेनियम, इस पर एक स्लो न्यूट्रॉन फायर हुआ, क्या ये बेरियम क्रिप्टॉन में टूट गया? ये 3 न्यूट्रॉन आ गए, ये 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अगले यूरेनियम पर अटैक करते हैं, इनकी स्प्लिटिंग कर रहे हैं, बेरियम क्रिप्टॉन बेरियम क्रिप्टॉन बेरियम क्रिप्टॉन, यहां भी 3 3 आ गए। अब कितने आ गए? 9। ये 9 क्या करेंगे, फर्दर 9 यूरेनियम पे अटैक करेंगे। पहले 1 न्यूट्रॉन था, अब 3 हुए, 9, 27, 81, 243। क्या स्टेज बाय स्टेज
number of neutron is multiplied. Number of neutrons are getting multiplied. So fission rate increases exponentially. यानी 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 81, 243 बढ़ती चली जाती है और थोड़ी देर में सारा मटेरियल फिजन हो जाता है। इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। जैसे कोरोना की स्प्रेडिंग नहीं हो रही थी, चेन रिएक्शन। एक आदमी 10-10 को कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था ना। तो यहां पर सिमिलरली वैसे होता है, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, 3 से 9, 9 से 27, 81, 243 एंड सो ऑन। तो थोड़ी देर में सारा का सारा एटम, सारा मटेरियल फिजन हो जाता और इनएमरस अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो जाती। तो यहां याद रखें, मैंने आपसे कहा था जरूरी नहीं है 3 न्यूट्रॉन निकले, 2 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आते हैं। कितने आते हैं? 2.5। 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ऑन एन एवरेज पर रिएक्शन। अरे एक रिएक्शन में ऑन एन एवरेज कितने होते हैं? 2.5। 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ऑन एन एवरेज पर रिएक्शन। ओके, ठीक है जी। देखिए, हमेशा चेन रिएक्शन चले ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चेन रिएक्शन रुक जाती है। एस्केपिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखो अगर हमने वॉल्यूम छोटा ले रखा है मटेरियल का, तो इसमें क्या होता है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकलते हैं न्यूट्रॉन। अब इनको पकड़ता नहीं है यूरेनियम 235, तो ये एस्केप कर जाते हैं, न्यूट्रॉन भाग गए। अगर न्यूट्रॉन ही भाग गए तो फिजन कौन करेगा? इसलिए चेन रिएक्शन स्लो हो जाती, बंद भी हो जाती है। टू सस्टेन चेन रिएक्शन एक मिनिमम मास लेके चलना पड़ता है। यूरेनियम के लिए होता है 10 किलोग्राम, इसको कहते हैं क्रिटिकल मास। क्या? ये इस मास के करस्पॉन्डिंग इतना वॉल्यूम हो जाता है कि न्यूट्रॉन जो निकलेंगे वो भागने से पहले कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है भाई। दूसरा रीजन, प्रेजेंस ऑफ U-238। जब हम नेचर से यूरेनियम खोद के लाते हैं तो इसका रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होता है, 99.3%। ये तो केवल 0.7% होता है। अब यूरेनियम 238 फिजाइल नहीं है, पकड़ लेता न्यूट्रॉन्स को, पर फिजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो हमें न्यूट्रॉन का लॉस हो जाता है। इसलिए चेन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इस U-235 का रिलेटिव अबंडेंस इंक्रीज करके कर देते हैं 3%। अब ये कहलाता है एनरिच्ड यूरेनियम। क्या? आप चेन रिएक्शन सस्टेन रह सकते, ठीक है। ये तो रिएक्टर को चलाने के लिए, एटम बॉम्ब चलाने के लिए 90% तक एनरिचमेंट होता है, बिल्कुल प्योर यूरेनियम 235, ताकि एक बार चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो बंद ही नहीं हो। समझ गए बात को? ये बात ठीक है जी। लिखो चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन लिखो। ऑन एन एवरेज पर रिएक्शन, on an average per reaction 2.5 neutrons are available. On an average 2.5 neutrons are available, which further initiates fission, which further initiates fission. ठीक है। Number of neutron get multiplied. Number of neutron get multiplied. Number of neutrons get multiplied. Fission rate increases exponentially. Fission rate increases exponentially. Increases exponentially. Okay. Next लिखिए factors affecting
फैक्टर्स अफेक्टिंग चेन रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग चेन रिएक्शन. Point number 1, escaping of neutrons. Point number 1, escaping of neutrons. लिखो इसमें. To prevent this, a minimum mass is taken. Minimum mass is taken. It is critical mass. Minimum mass is taken. It is critical mass. Point number 2. Presence of U-238. Presence of U-238. So relative abundance. So relative abundance of U-235. Relative abundance of U-235 is increased up to 3%. Increase up to 3%. Now it is enriched uranium. ठीक है भाई. अच्छा मेरी बात सुनो, आप क्वेश्चन चालू कर दो आप लोग. इसमें रिएक्टर के क्वेश्चन वो मत करना, बाकी सारे कर डालना. हो गया ये तो. एक्सरसाइज 1 2 3 समझ रहे हो बात को. सारे क्वेश्चन कर डालना, रिएक्टर के मत करना. कल करा दूंगा मैं रिएक्टर. फ्यूजन व्यूजन के भी छोड़ देना अभी. फ्यूजन छोड़ रहे बात. फ्यूजन के और रिएक्टर के छोड़ दें, बाकी कर ले आप. ओके कर डालिए इनको, ताकि कल आधे डिस्कस कर लें अपन. ठीक है जी. ओके बच्चों, हैव अ नाइस टाइम. ऑनलाइन वाले बच्चों आपसे भी विदाई ले ली जाए. हाँ